तो बच्चों हमने सीखा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं मैं। So we were studying fundamental forces of nature। कुछ लो बेटा, screen is visible to you। तो नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, कौन बताएगा? 4। हालांकि फोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही हैं। उसमें अगर हम सबसे कमजोर माने ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उसके कंपैरिजन में वीक फोर्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं 1:10⁻25। क्या वीक फोर्स तुम समझते हो क्या होता है? वेरी गुड, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, पर ये हमें नहीं पढ़ना। कौन सा वाला? इसको हमको नहीं पढ़ना, नहीं जानना। ये हम पढ़ चुके हैं, एफ जी यानी G m1m2/r²। और तीसरा जो इससे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, Fe इस टू मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो को अपॉन या ऐसे करते हैं ना, तो उसको इस टू लगा कर भी दिखाते हैं। तो Fe जो है लास्ट टर्न पे हमने कैलकुलेट किया, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। डू यू रिमेम्बर दैट? ये जो कैलकुलेशन हमने की थी लास्ट टाइम पे, हमने क्या निकाला था? Fe अपॉन एफ जी इज 10⁻36। दो प्रोटॉन के बीच फोर्स निकाला था। दो प्रोटॉन को हमने रखा था डिस्टेंस r पर, और उनके बीच हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। याद आया किसी को? लास्ट तुम देखोगे अपनी कॉपी, तो तुम्हें उसमें लिखा हुआ क्या मिलेगा? तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा Fe अपॉन एफ जी इज 10⁻36, जिसको हिंदी में कहते हैं 10⁻36। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इफेक्ट ऐसे लिखा जाता है। एंड द फोर्थ, हाँ बेटा, नहीं ये इक्वल टू का नहीं लगाया था, अच्छा ऑर्डर ऑफ बताया था। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, दो सीधी लाइन, एक घूमी हुई लाइन, या सिंपली हम एक लहरदार लाइन बना सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, इक्वलेंट टू। हाँ, इसको इक्वलेंट टू भी कहते हैं। एट द लास्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो हमको पढ़ना है, इन तीनों को ही पढ़ना है, बस ये एफ डब्ल्यू को नहीं पढ़ना हमको। हाँ, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कितना स्ट्रॉन्ग? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम में से कौन बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये कितना स्ट्रॉन्ग है? मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻38 टाइम्स। वेरी गुड। So if you find the ratio Fn nuclear force to electromagnetic force, यानी इसको 10⁻38 को डिवाइड करेंगे 10⁻36 से, what will we get? 10⁻38 अपॉन 10⁻36। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ये 36 ऊपर जाएगा, 10⁻38 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 38 में से 36, 38 में से 36 गया तो क्या बचा? 2।
क्योंकि 36, 37, 38 दो का डिफरेंस है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। 10 पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 into 10। 10 into 10 का मतलब होता है 100। So nuclear force is 100 times stronger than electromagnetic force। अब तुम्हें वो एग्जांपल याद आ रहा होगा कि कागज के टुकड़े टुकड़े करके टेबल पे रखे हमने, तो कागज के टुकड़े टेबल पर क्यों पड़े रहते हैं? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स बाय अप्लाइंग ग्रेविटी। जो अर्थ अप्लाई करती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? अर्थ के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो उसको, हाँ, तो ग्रेविटी की वजह से वो पड़े थे, पर छोटे से प्लास्टिक के स्केल ने जिसको चार्ज करके जब हम उसके पास ले गए, उसने उनको खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमने समझा। नाउ न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा सा समझना है, जानना है। तो क्या तुम बता सकते हो कि न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, एन इज द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? एटम की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। एज ए होल एटम इज न्यूट्रल। डू यू नो? एटम इज न्यूट्रल और चार्ज। क्या पढ़ा है तुमने, बताओ? एटम इज न्यूट्रल। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस वी मतलब पॉजिटिव, सी एच डॉट मतलब चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास जो घूम रहे होते हैं। तो नेट चार्ज बिकम 0। तो न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। हिंदी लिखना सीखो। अंग्रेजी को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। जो न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूक्लियॉन। तुम्हारी बिल्डिंग का जो नाम है, तो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? तुम्हारे स्कूल का जो नाम है, उस स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? भारत में रहने वाले वो लोगों को इंडियन, इंडिया में जो रहते हैं इंडियन बोलते हैं, भारत में जो रहते हैं भारतीय, इस तरह से। तो ये क्या है? न्यूक्लियन में दो तरह के पार्टिकल आते हैं बच्चों। एक जो तुम्हारा जाना पहचाना, पहचानो कौन है ये? प्रोटॉन। और दूसरा है न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या तुम्हें एटॉमिक मास यूनिट सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? एटॉमिक मास यूनिट सुना हुआ है या अनजाना लग रहा है? बताओ। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती बेटा, कैसे लिखूं? आई डोंट नो द स्पेलिंग। मेरी अंग्रेजी वीक है। ओके, you yourself can do this exercise with help of Google if you don't know the spelling। यहाँ पर u आएगा, कौन सी जगह आएगा वो तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक, ठीक है, ओके, करेक्ट। तो मैंने जो पूछा उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने ये पूछा, क्या सुना सुना लग रहा है एटॉमिक मास यूनिट, या मैं रिवाइज कराऊं? आर यू फैमिलियर विद एटॉमिक मास यूनिट? मैंने, तुमको याद हो तो लिखा था क्लास में AMU, फुल फॉर्म बताई थी एटॉमिक मास यूनिट। और
फिर बताया था हम रिप्लेस कर चुके हैं इसको, आजकल हम क्या कहते हैं इसको, यू, एंड यू मीन्स यूनिफाइड, एकीकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिफाइड को? यूनिफाइड, एकीकृत, एक हो जाना, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। जो बहुत स्मॉल मासेस होते हैं, बहुत छोटे मास, बहुत कम द्रव्यमान, उसको नापने के लिए किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसको हम किलोग्राम में नहीं नापते हैं, उसको हम नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एंड हाउ मच इज वन एटॉमिक मास यूनिट? इट इज 1.6 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। क्या ये डेटा फैमिलियर साउंड कर रहा है तुमको? ये डेटा फैमिलियर साउंड नहीं कर रहा है? ये यूज किया था हमने Fe अपॉन एफ जी जब कैलकुलेट किया था, याद करो। जब हमने Fe अपॉन एफ जी कैलकुलेट किया था बच्चों, यही डेटा तो यूज किया था। तुम कैसे भूल गए प्रोटॉन के मास के लिए? ठीक है, प्रोटॉन के मास के लिए हमने ये डेटा यूज किया था। ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन जैसा कि नाम है उसका, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब देयर इज नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द क्वेश्चन इज, न्यूक्लियस के अंदर, ये दिख रहा है माउस घूमता हुआ एरो दिख रहा है तुमको स्क्रीन पर? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, हीलियम में दो प्रोटॉन हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। अब हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। डू यू नो दिस फैक्ट? हमने सीखा था, दिस इज ए कंसेप्ट। लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स, अगर मैग्नेट की बात करें वैसे ही, हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। यानी ऐसे दो लोग, या ऐसे ज्यादा लोग, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, द्विवचन या बहुवचन हिंदी में चले जाएं तो, ऐसे पीपल्स जो आपस में लड़ते हैं, उनको हमने बंद कर दिया एक कमरे में। दिस इज द न्यूक्लियस। वहां पर हमने बंद कर दिया बहुत सारे प्रोटॉन को, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा या बना रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, because the protons are repelling each other, so how can nucleus become stable? इसकी स्थिरता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये स्थिर कैसे रहेगा, स्टेडी कैसे रहेगा? ये तो टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भरे हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट लड्डू। आर यू फैमिलियर विद लड्डू? अच्छा, लड्डू बनाते हैं तब देखा है तुमने लड्डू बनाते हुए? लड्डू में अगर बाइंडिंग मटेरियल ना हो तो लड्डू बिखर जाता है। आर यू फैमिलियर विद दिस फैक्ट? लड्डू में कोई ना कोई बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए जो सारे पार्टिकल्स को बांध कर रखे। जैसे गुड़, मूंगफली के लड्डू बनाने हैं तो उसमें गुड़ डालते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो बाइंडिंग मटेरियल उसको बांध कर रखता है, नहीं तो लड्डू बिखर जाएगा। ऐसे ही आटे के लड्डू बनाने हैं तो वहां पर गोंद, वहां पर डाला जाता है और भी घी डाला जाता है,
जो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। सिमिलरली यहाँ प्रोटॉन को इकट्ठा रखने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए, बिकॉज प्रोटॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर। सो कैन यू इमेजिन दैट फोर्स which must be stronger than electromagnetic repulsion between protons, जो कि प्रोटॉन को वहां इकट्ठा करके रख सके न्यूक्लियस के अंदर। नन्नी अपना माइक ऑफ कर लो, आवाजें आ रही है। तो तुम सोच सकते हो ऐसे किसी फोर्स के बारे में जो इस न्यूक्लियस को लड्डू की तरह बांध के रखे। वेरी गुड। सो दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियन को आपस में बांध कर रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। न्यूक्लियर फोर्स, सबका बाप, सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स, चारों फोर्स में सबसे बड़ा, जो बांध कर रखता है। तो कैन यू टेल मी इट इज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन? बोलो बच्चों, ये अट्रैक्शन का होना चाहिए या रिपल्शन का? हाँ, सभी फोर्स के बारे में अगर बारी बारी से हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो अट्रैक्शन या रिपल्शन? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हर हाल में, हर हाल में, in each and every situation, is it is of attraction. A double T means attraction. Weak force, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, पर यह भी अट्रैक्शन का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन? बोलो। बोथ। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Like pole of magnet repel each other, unlike poles of magnet attract each other. So attraction as well as repulsion, both, attract भी कर सकते हैं, repel भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक, एक सवाल पूछा जाता है हायर क्लासेस में, न्यूक्लियर फोर्स is of attraction only or it may be of repulsion also? Can you think, बाकी बच्चों को क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन का होता होगा या रिपल्शन भी हो सकता है? हाँ, it may be of repulsion also in specific case, specific situation. What is that specific situation जिसमें ये रिपल्शन का होता है? सो अगर डिस्टेंस बहुत बहुत कम हो जाए न्यूक्लियॉन्स के बीच, प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस बहुत बहुत कम हो जाए, तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है नेचर में। सॉरी, रिपेल भी कर सकते हैं। तो हैव यू हर्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एटम बम फोड़ना रेडियो एक्टिविटी नहीं है बेटा। ओके, क्या तुमने मैडम क्यूरी का नाम सुना है? मैरी क्यूरी। ओके, तो बच्चों हम मैडम क्यूरी की कहानी सुनने जा रहे हैं। ओके, मैडम क्यूरी से मिलने चलते हैं, वो हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगी। तो किधर से चलें मिलने? ओके, इंटरनेट से चलते हैं मिलने। तो मैं पहले ढूंढ लेता हूं, फिर तुम्हें दिखाता हूं।
तब तक तुमको एक बार और चारों फोर्सेस का रेशो लिखना है। जस्ट रिपीट दैट रेशो, इस टू करके। ओके स्टूडेंट्स, क्या स्क्रीन विजिबल है? वीडियो दिख रहा है तुमको? ओके। अभी आवाज आ रही है? ओके, जस्ट वेट। Well, it's certainly worthy research for a doctorate, but, Marie, no woman has ever received a doctorate degree. I don't mind being the first. Within just a few weeks, her experiments led her to her now famous theory. Only future generations will understand its importance. The atom, the tiniest, most basic building block in the universe. For years, we have believed it to be constant, stable, and unbreakable. I'm not so sure. I believe X-rays come from the uranium atom, which is constantly disintegrating. The Academy of Science is no place for wild and careless theories. She's trying to change the understanding of matter itself. The theory of radioactivity. It was अभी भी नहीं आई आवाज? अब आ रही है मौसा जी। ओके। a leap of genius. Men have been made professors for much less, and still we haven't come to her most famous achievement. She discovered a new element. And yet when we say discovered, people think it merely fell into her lap. Nothing could be further from the truth. To find radium, Marie did the work of both scientist and slave. She would haul wood for an outside fire, then set a giant cauldron on it. She would treat each ton of rock with 60 tons of water and 5 or 6 tons of acid. The steel rod she used to mix it with was taller and heavier than herself. The mixture itself gave off a noxious fume that burned her throat and eyes. When it rained, she would have to break everything down and haul it inside. Inside, the fumes were more intense, but she kept working. In a few months, we had our first results. It must be 800 times stronger than uranium. It's still not even pure yet. I'm giving up all my experimenting to help you. I'll be your assistant. No, Pierre, you can't. I must. Marie, you found something wonderful. I know. तो बच्चों, मैरी क्यूरी वो थी जिन्होंने यूरेनियम की खोज की थी। ठीक है, पिच ब्लेंडी नाम के ओर से यूरेनियम निकाला था, तो वो थी मैरी क्यूरी।
तो ये यूरेनियम होता क्या है एंड व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? देखो, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से भी ज्यादा हो जाएगा, पावरफुल न्यूक्लियर अट्रैक्शन उन प्रोटॉन को बांध के नहीं रख पाएगा, तो न्यूक्लियस ब्रेक होगा। न्यूक्लियस ब्रेक होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और ये जो स्टेट होती है उसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट देम? हाँ। अल्फा सिंबल सीखो नो। बच्चों, 3 नए सिंबल्स मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आज। नहीं सिंबल्स नहीं सीखने, सिंबल सीख लो बेटा। नहीं, सिंबल सीखने, मेरे को ओके पता नहीं है। ओके, कोई बात। दिस इज कॉल्ड अल्फा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे प्रोपोर्शनल भी तो ऐसा ही दिखता है। रॉन्ग भी ऐसा So, दिखता है। हाँ, रॉन्ग भी ऐसा दिखता है। देयर इज स्लाइट डिफरेंस। देखो बच्चों, अगर मैं ये सिंबल ऐसे बनाता हूं देन इट इज प्रोपोर्शनल, और अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं देन इट इज अल्फा। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यह हुआ कि अल्फा का पेट मोटा है, इसने ज्यादा खाना खाया है। प्रोपोर्शनल का पेट छोटा है, उसने कम खाना खाया है। डू यू गेट इट? अरे समझ में आया क्या? जब अल्फा और प्रोपोर्शनल में अंतर करना है तो कैसे अंतर करेंगे? अल्फा का पेट मोटा, प्रोपोर्शनल का छोटा। छोटा। बीटा कैसे बनाते हैं? बी में उसकी टांग लंबी खींच देते हैं। दिस इज बीटा। बीटा बीटा इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाते हैं? -1 0 ऐसे दिखा लो, या कैसे दिखाओ? ऐसे दिखा दो। बोथ वे। अल्फा क्या होता है? एक्चुअल में अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, मींस He2 4। मान लो ऐसा कुछ होता है, हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है आगे सीखेंगे इसको, है ना। He2 4 ये गैस अगर गुब्बारे में भर दी जाए तो गुब्बारा हवा में उड़ता है, तो गैस के गुब्बारे से सभी खेले हैं, और उसमें आवाज भी अलग हो जाती है। हीलियम, हाँ, अगर ये हीलियम पी जाए कोई गैस को, इनहेल कर ले, इनहेल करके अगर वो बोलेगा तो उसकी साउंड अजीब सी आएगी। कुछ शोज में तुमने देखा होगा, हीलियम का बैलून से वो इनहेल कर लेते हैं गैस को अंदर, और फिर उनकी आवाज बदल जाती है, अगर तुमने ऐसा देखा। क्यों होता है? क्यों होता है इसको मैं पढ़ाऊंगा, आगे समझाऊंगा तुमको, उसके लिए कुछ और थ्योरी तुम्हें सीखनी होगी। एंड इट इज गामा। ये जो सिंबल है ये है बच्चों गामा। गामा रेज आर मोस्ट डेंजरस रेज, मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन, जो दीवार को पार करके जा सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हल्क बना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ताऊ जी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दी। हाँ, अब क्या करें? यहां आर लगा देता हूं ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली। उसी से हल्क बना था। हाँ, तो ये कुछ नया तुमने सीखा बच्चों आज। न्यूक्लियर फोर्स, इसमें रेडियो एक्टिविटी को हमने थोड़ा सा सुना समझा, बस इतना ही जानना काफी है। तो ये डिटेल फोर्स की आज खत्म होती है।
हमने 4 फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जाना। इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल तो नहीं है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रैग, बहुत सारे फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स वगैरह वगैरह। तो वो फंडामेंटल तो नहीं है, ये है फंडामेंटल फोर्सेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे मतलब ये रेंगते हुए। मेजरमेंट एंड फिजिक्स वाला चैप्टर खत्म चैप्टर। हाँ, कंजर्वेशन लॉस के बाद पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे हम जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।